नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 16वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। आर्यन बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ दिन पहले हमला हुआ था महल पर। इन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। उसी वजह से यह चोट लगी है। फिर आर्यन ने सारी घटना उनको बता देता है। सब लोगों को मीरा की चिंता हो रही थी। दर्द की वजह से मीरा की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके पीठ से अभी भी थोड़ा सा खून बह रहा था। मीरा दर्द के कारण कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गए थे। उन्होंने मीरा को देखकर उसकी पट्टी कर दी थी। जख्म गहरा होने की वजह से जख्म को भरने में ज़्यादा देर लग रही थी और मीरा के नाचने की वजह से उसके स्टिचेस खुल गए थे। डॉक्टर ने स्टिचेस लगा दिए थे और आर्यन को यह कह कर चले गए थे कि वह ठीक है, बस उन्हें ज़्यादा चलने फिरने ना दे, एक दिन पूरा आराम करने दे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। मीरा दाहिने कंधे के सहारे सोई थी। उसके बाएं कंधे तकिया से लगा दिए थे। उसकी वजह से बायां कंधा फिर से हिला। मीरा को एनेस्थीसिया दिया था, इसलिए वह अभी भी बेहोश थी। शकुंतला जी, अंजलि और हेमराज जी नीचे चले गए थे। आर्यन ने जाने के लिए कह दिया था। आर्यन चिंता करते हुए मीरा के सामने बैठा हुआ था। वह मीरा के मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा था। मीरा का चेहरा पीला पड़ चुका था और मुरझाया हुआ था। आर्यन को यह देखकर उसके दिल में जिसने खंजर मार दिया हो ऐसा लग रहा था। आर्यन उसे देखते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों करती हो जिससे तुम्हें खुद को चोट पहुंचे? क्या जरूरत है घूमर करने की? लग गई ना तुम्हें फिर से चोट। ऐसा क्यों करती हो तुम, जिससे खुद को ही नुकसान हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। इतने सालों बाद मिली हो तुम, फिर से नहीं खोना चाहता तुम्हें मैं। तुमने मेरी जान निकाल दी थी, आज बस यह शरीर ही बचा था। ऐसे काम मत किया करो गीतांजलि, हमें बेहद दुख होता है। अगर आपको किसी भी बात से चोट पहुँचे तो हम आपको हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं, ना कि ऐसे दुखी। इतना के कारण मीरा का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर मीरा के हाथ पर गिर जाता है। दूसरी ओर अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी जॉर्ज यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में निकिता अपनी पैकिंग कर रही थी। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और वह अपना सामान उसमें पैक कर रही थी। क्रिस्टल उनकी तरफ देख रही थी और उदास हो रही थी। बेबी, तुम्हारा जाना जरूरी है? क्रिस्टल ने उदास होती हुए निकिता से कहा। निकिता पैकिंग करती हुए बोली, हाँ, मेरा जाना जरूरी है। और तुम ऐसे उदास मत हो, मैं अमेरिका छोड़कर नहीं जा रही हूँ ना, इसी दुनिया को नहीं जा रही हूँ ना, और ना ही इस दुनिया को छोड़कर। बस हमारे जीजी माँ की कोई रिलेटिव है, उनके यहाँ पर जा रही हूँ। तुम जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? क्रिस्टल ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। क्रिश, मैं रोज तो कॉलेज आऊँगी ना, और ऐसे उदास मत हो। अगर तुम्हें मिलने आना हो तो तुम आ सकती हो, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं कुछ किलोमीटर दूरी पर एक फार्म हाउस है, प्लैनेट जोन में। निकिता क्रिस्टल को समझाते हुए कहा। प्लैनेट जोन का नाम सुनकर क्रिस्टल हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम वहाँ जा रही हो? तो एक काम करो ना, मेरा भी वहाँ पर एक फार्म हाउस है, तुम वहीं पर रुक जाओ। निकिता क्रिस्टल की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, कितनी अमीर हो तुम, तुम्हारे पिता ने कहाँ कहाँ पर फार्म हाउस लेकर रखे हैं? मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम इतनी अमीर कैसे हो? जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तब वहां पर स्पेशल कमांडर मौजूद थे, जो कि न्यूयॉर्क के अमीर परिवारों के पास भी नहीं है, और वह तुम्हारे भाई की सेफ्टी कर रहे थे। क्रिस्टल निकिता की ऐसे सवाल करते हुए कहा। निकिता हड़बड़ा जाती है क्रिस्टल के सवाल से। और वह दो लड़कियां जो तुम्हारे भाई के पास थी, वह तुमसे क्या कह रही थी? मैंने कुछ ध्यान से सुना नहीं था क्योंकि मैं रिसेप्शन से आ रही थी। बताओ बताओ, अब कितने राज छुपा कर रखे हैं तुमने मुझसे? और गुजरात के शाही परिवार का एक सदस्य तुम्हारा भाई है, वह भी मुंह बोला। और वह बताओ, वह कैसे? और गुजरात की सबसे अमीर फैमिली और सबसे बड़ा शाही परिवार सोलंकी शाही परिवार, जो कि राजकोट का है, पूरे गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण राजघराना है। तुम उन्हें कैसे जानती हो? मैं तुम्हें कब से ऑब्जर्व कर रही थी। क्रिस्टल के मुंह से इतना सब कुछ सुनकर
निकिता के हाथ से कपड़े नीचे गिर जाते हैं। उसकी आंखों के सामने पुराना पास्ट याद आने लगता है। फिर निकिता खुद को संभालती है और कहती है, तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? मैंने तो तुम्हें मेरे बारे में तुम्हें इतना कुछ बताया ही नहीं था। क्रिस्टल निकिता के सामने आ जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, आज मुझे सच जानना है निकिता। तुम भूल रही हो, न्यूयॉर्क के सबसे बड़ी परिवार की बेटी और लॉरेंस परिवार की सबसे बड़ी ग्रैंड डॉटर हूँ मैं। एक परिवार जो पूरे न्यूयॉर्क सिटी पर राज करता है तो दूसरा परिवार आधे अमेरिका पर राज करता है। अब बताओ, मेरे लिए इतना सब पता लगाना आसान नहीं है। ठीक है, बताती हूँ मेरे सारे राज, निकिता ने ठंडी आवाज में कहा। क्रिस्टल एक्साइटेड होते हुए बोली, बताओ बताओ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है तुम्हारी सच्चाई सुनने के लिए। मेरे कान तरस रहे हैं। यहाँ बैठो मेरे सामने, निकिता ने क्रिस्टल से कहा। क्रिस्टल वहीं पर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, मुझसे वादा करो मेरी सच्चाई इन चार दीवारों के अंदर ही रहेगी। हाँ मेरी माता, बता भी दो, क्रिस्टल ने निकिता से कहा। मीरा। मेरा असली नाम निकिता नहीं है, ना ही मैं सोलंकी हूँ जिसकी वजह से तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। मेरा पूरा नाम नयनतारा प्रताप सिंह रावत है और तुमने सही अंदाज़ा लगाया है। मैं कोई छोटे मोटे घर से नहीं हूँ। मैं राजस्थान की जोधपुर रियासत की सबसे छोटे उत्तराधिकारी और तीसरे उत्तराधिकारी हूँ। इतना कहकर निकिता शांत हो जाती है। क्रिस्टल निकिता की बातें सुन उसकी तरफ अचंभे भरी नज़रों से देखने लगती है। उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और वो निकिता की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना क्रिस्टल? क्रिस्टल ने एकदम से कहा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच में एक राजकुमारी हूँ, वह भी जोधपुर रियासत की, पर उसकी एक उत्तराधिकारी हूँ। जो मेरा भाई है जो कोमा में था, वह जोधपुर का युवराज है और वहाँ का होने वाला राजा। यहाँ बस मैं अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए आई थी और अगले महीने ही मुझे वापस जाना होगा। इतना कहकर निकिता क्रिस्टल की तरफ देखने लगती। वहीं क्रिस्टल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि निकिता सच बोल रही है। मेरा भाई है जो कोमा में था, वह राजकुमार का युवराज है और वहाँ का होने वाला राजा। यह बस मैं अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए आई थी और अगले महीने ही मुझे वापस जाना होगा। इतना कहकर निकिता क्रिस्टल की तरफ देखने लगती है। वहीं क्रिस्टल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और वह बातों को दोहरा रही थी अपने मन में कि निकिता सच बोल रही है क्या। निकिता इतना कहकर शांत हो जाती है और क्रिस्टल के जवाब का वेट करने लगती है। क्रिस्टल हैरानी से निकिता को देख रही थी। उसे निकिता की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने उससे इतना बड़ा सच छुपाया। क्रिस्टल सिर्फ खुद को संभालती है और निकिता की आंखों में आंखें डालकर कहती है, और आज ही मेहरबानी क्यों आपने मुझे यह सब सीक्रेट बताया? क्रिस्टल ने रूखेपन से कहा। तुमने तो पूछा तुम्ही ने तो पूछा मेरी सच्चाई तो मैंने बता दिया, निकिता ने शांत होते हुए कहा। क्रिस्टल निकिता की बात सुनकर अपना सरनेम बदल कर रहने का कारण क्या था? क्रिस्टल ने निकिता से पूछा। दुश्मनी, वो भी अपनों से, निकिता ने शांत आवाज में कहा। क्रिस्टल कंफ्यूज होते हुए बोली, कैसे दुश्मनी और वह भी अपनों से? निकिता ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल से कहा, याद रखना क्रिस्टल, अपने ही अपनों को दगा देते हैं। वैसा ही हमारे साथ हुआ है। मैं एक राजकुमारी हूँ, पर ऐसी राजकुमारी हूँ जिसके पास ना ही उसकी रियासत है ना ही उसके लोग, बस उसके मन में एक बदला है, मेरी बहन, मेरा भाई। मैं इसी दुश्मनी के शिकार हुए हैं। हम छोटे थे, हमें इतनी समझ नहीं थी, पर मेरे भाई और बहन तक समझदार हो चुके थे। हम तो छोटे थे, हमारे महल पर हमला हुआ। वह किसी और ने नहीं, मेरे चाचा मामा ने किया। उन्होंने धोखे से हमारे पिता को मार दिया और हमारी माँ को हमसे छीन लिया। हमें पता भी नहीं है कि वह जिंदा है या वह भी मर चुकी है, हमारे पिता की तरह। उस वक्त हमारे कुछ वफादार लोगों ने हमें वहाँ से निकाला, पर दुश्मनों को कैसे भनक लग गई यह पता नहीं। मेरे चाचा, मेरे सगे मामा ने उनकी साले ने हमें कैसे ढूंढ लिया यह पता नहीं, पर उन्होंने हम पर गोली चलाई। गोली हमें ना लगी, इसलिए हमारे भाई ने वह गोली खुद पर ले ली और वह गोली उनके सिर को छूकर निकली और उनके दिमाग की कुछ नसें ब्लॉक हो गई और वह अब तक कोमा में थे और तुम्हारे सामने ही उन्हें होश आया था। और तब से हम उन लोगों से छुपते छुपाते फिर रहे हैं। अगर उन लोगों को भनक भी लगे ना तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब वक्त आ गया है क्रिस्टल, हम सबके सामने आएंगे और हमारी रियासत लेने का पूरे राजस्थान के सामने ऐलान करेंगे। तब हम मजबूर थे, अब हम मजबूर
नहीं है, हम उन्हें टक्कर दे सकते हैं। अब बस हमें हमारे भाई को कुछ दिन तैयार करने की ज़रूरत है, उन्हें राजपाट के नियम सिखाने की ज़रूरत है। और तुम यह सब मुझे अब बता रही हो? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो चुका है और तुम यह दर्द कई सालों से अपने दिल में छुपाए बैठी हो। मुझे पहले ही बता दिया होता। तुम्हें इतना दर्द अब तक अपने सीने में दफन करके रखना नहीं पड़ता, क्रिस्टल ने शांत और समझदारी वाले लहजे में कहा। फिर वो उसे छेड़ते हुए कहती है, तुम भी, और वो एक राजकुमारी हो, और राज भी एक राजकुमार है। एक राजकुमारी और राजकुमार जोड़ी कितनी अच्छी लग रहेगी ना। क्रिस्टल ने निकिता से कहा, कुछ भी बातें मत करो, वह मेरी बहन का देवर है। इतना कहकर निकिता क्रिस्टल की तरफ देखने लगती है। क्रिस्टल जोर से चिल्लाती हुई बोली, क्या क्या कहा तुमने? वह तुम्हारी बहन का देवर है? मतलब तुम्हारी बहन राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी शाह है और उसका भाई राजस्थान का होने वाला राणा सा, मतलब जिनके सामने पूरा राजस्थान सर झुकाता है, उस परिवार की बहू बड़ी है तुम्हारी बड़ी बहन। फिर वह निकिता की तरफ देखती है और कहती है, कुछ बताना है तो बता दो मुझे, वरना मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, यहीं पर लोग सिधार जाऊंगी। क्रिस्टल ने एक्टिंग करते हुए कहा। बंद करो ओवर एक्टिंग। इतना कहकर निकिता फिर से अपनी पैकिंग में जुट जाती है। सुबह का वक्त, जयपुर राजस्थान। सुबह का सूरज आसमान में निकल रहा था। उसकी रोशनी पूरे जयपुर पर पड़ रही थी। सुनहरी रोशनी के साथ पूरे जयपुर गुलाबी रंग में चमक रहा था। वहीं जयपुर का शाही महल, उसके अंदर के कमरे में आर्यन बेड के सहारे सो रहा था। उसके हाथ में मीरा के हाथ को पकड़ रखा था और उसी पर उसने अपना सिर टिकाया हुआ था। तभी मीरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। उसकी आंखों पर सूरज की किरणें पड़ती है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और उसके सामने आर्यन का सोया हुआ चेहरा आ जाता है, जो कि बड़ा मासूम लग रहा था। जब मीरा ने आर्यन के चेहरे पर देखा तो उसके मन ने कहा, आज तो मेरा दिन बन गया। इतना सोना मुखड़ा देखकर मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा उठने की कोशिश करती है तो उसकी पीठ में फिर से दर्द होने लगता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। उसी आह से आर्यन की आंख खुल जाती है। वह हड़बड़ा कर उठ जाता है और मीरा की तरफ देखने लगता है। जब आर्यन मीरा की तरफ देखता है तो मीरा आर्यन की तरफ देखती है तो एक पल के लिए अपना दुख भूल जाती है, पर आर्यन के चेहरे को देखने लगती है और मन मन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि आर्यन के बिखरे बाल, अस्त व्यस्त चेहरा, यह देखकर मीरा को हंसी आ रही थी। वहीं आर्यन मीरा को बिना देखे उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें जरा सा भी चैन नहीं है ना? थोड़ा आराम कर लिया करो। ऐसे ही उछल कूद करना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। डॉक्टर ने कल तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। तुम्हें अपना नहीं तो मेरा ख्याल रख लेना चाहिए ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जान निकल जाती कल। तुम्हारी वजह से मेरी जान निकलती हुई बची है। आप चिंता मत करिए कुंवर शाह, मैं ठीक हूँ। बस कल थोड़ा जोश में मैं अपनी होश खो बैठी थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, आग लगाओ तुम्हारे जोश को और होश को। तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हो गया था। मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आने चालू हो गए थे। तुम्हें कुछ एहसास है उसका? यह फिक्र मीरा के लिए जायज़ थी, क्योंकि इतने सालों बाद जो मिली थी। अगर उसे खरोच भी आ जाती तो आर्यन का दिल दुखने लगता है। कितनी फिक्र कर रहे हैं ना आप मेरी, इतना प्यार करते हैं आप हमसे। मीरा ने आर्यन से बोला, अगर आपको कुछ होता ना तो मर जाते। आर्यन ने मीरा की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहा, ऐसा मत कहिए आर्यन जी, अगर मौत आए तो आपसे पहले मुझे आए। मीरा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा। फिर मीरा विषय को दूसरी ओर ले जाते हुए कहती है, हमें दूसरी रियासत के लिए कब निकलना है? हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने बाबा साहब को कह दिया है कि आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, तो उन्होंने काका साहब और काकी साहब को भेज दिया है। वही हमारी जगह जाने वाले हैं बाकी की रियासत को निमंत्रण देने के लिए। आर्यन की बात सुनकर मीरा कहती है, और हमने जो तय किया था वह तो रह जाएगा ना? हमें जोधपुर जाना होगा, वहाँ से पेपर लाने होंगे। मीरा ने चिंता करते हुए कहा, उन प्रॉपर्टी पेपर से ज़्यादा मुझे आपकी जान की फ़िक्र है। आप अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, तो मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। पर आर्यन, मीरा बस इतना ही कह पाती है। आर्यन उसे बीच में रोकते हुए कहता है, परवर कुछ नहीं, आप बस आराम करेंगी, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। वैसे भी हमें 2 दिन बाद जोधपुर जाना है, तब तक आप ठीक हो जाएंगी। मीरा खुश होते हुए बोली, मतलब हम जोधपुर जाने वाले हैं? आर्यन मीरा की बात सुनकर कहता है, जी, हम जोधपुर जाने वाले हैं और वहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। जो भी काम होगा वह शांतिपूर्वक करेंगे। आप हमसे वादा कीजिए।
तब हम वहाँ आपको जोधपुर लेकर जाएंगे। मीरा ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी जान पर कोई खतरा नहीं आने दूंगी। बस। मीरा ने आर्यन की तरफ आस भरी नजरों से देखते हुए कहा। आर्यन कुछ नहीं कहता, बस मैं अपना जवाब दे देता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़ा सा फार्म हाउस बना हुआ था। उसके आजू बाजू बहुत सारे पेड़ थे और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। फार्म हाउस के एक कमरे में 22 से 23 साल का लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में खालीपन साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो बहुत कमजोर है। तभी वह लड़का अपने बाजू में बैठी हुई एक लड़की से कहता है, ज्योति बाई सा, जीजी सा कैसी है? ज्योति एप्पल काट रही थी। वह तेजवीर की सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कुंवर सा, वह बहुत अच्छी है। वहाँ पर उनका सब अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप चिंता ना करें उनके बारे में, आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और अपनी रियासत और जो कुछ भी दुख और दर्द हमारी बहनों ने देखा है ना, उसका पूरा हिसाब लूंगा। बाबा सा से किया हुआ वादा निभाऊंगा। फिर तेज ज्योति से और एक सवाल पूछता है, बाई सा, नयनतारा अभी तक आई नहीं। वह कुछ देर में आ जाएंगी, आप कुछ देर तक आराम कर लीजिए। परसों से आपको राज्य के नियम और कानून के लिए हम आपको प्रशिक्षण देंगे। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर में शैतान सिंह किसी से फोन पर बात कर रहा था। शैतान सिंह दूसरी तरफ वाले आदमी से कहता है, क्या खबर है वहाँ की? दूसरी तरफ से बात करने वाला आदमी बोला, हुकुम, 3 दिन बाद होने वाला राजसी सम्मेलन, उसके लिए यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। राणा शाह और हुकुम रानी शाह रियासतों को आमंत्रण देने के लिए गए हैं और कुंवर शाह को रानी शाह भी दूसरी रियासतों को आमंत्रण देने के लिए गए हैं। शैतान सिंह ने कहा, दूसरी कोई खबर है? दूसरी तरफ वाला आदमी कहा, नहीं हुकुम, यहाँ पर सब नॉर्मल है, बस सम्मेलन की तैयारियां चालू हैं। शैतान सिंह कुछ नहीं कहता, फोन रख देता है। शैतान सिंह के सामने उसका बेटा मान सिंह बैठा हुआ था और मालिनी भी। शैतान सिंह मालिनी और मान सिंह से कहता है, 3 दिन बाद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारी रियासत के राजा होंगे। हमें वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे जोधपुर रियासत हमें मिल जाए। पर बाबा, सब पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म होने वाली है और साथ में हमारी रियासत पर हक। अगर यह बात बाहर आ गई ना, तो इस बात को आग की तरफ फैलने में वक्त नहीं लगेगा। और वैसे भी जिस रियासत के पास उनका वारिस नहीं होता, उसकी करीब रियासतें उस रियासत पर घित की तरह रियासत पर नजर गाड़े बैठे होंगे। तुम सही कह रहे हो बेटा, इसलिए तो राणा साहब किसी को नहीं बता रहे हैं रियासत की पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। तभी मान सिंह बीच में बोलते हुए कहता है, पर पापा सागर, उस लड़की ने सारे लोगों के सामने यह बात बता दिया कि वह यहाँ की राजकुमारी है और यहाँ की उत्तराधिकारी, तो क्या होगा? तुम उस बात की चिंता मत करो, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वैसे भी मुझे सम्मेलन में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी नहीं है। सबको पता है कि वह शाही खून नहीं है। हमें यह बात पता है, गजेंद्र और महेंद्र को यह बात पता है कि वही जोधपुर की राजकुमारी है। साथ में अलवर के शाही लोगों को, बाकी के लोगों को तो नहीं पता ना कि वह जोधपुर की राजकुमारी है। और मुझे यह लगता है कि मेहरानगढ़ के लोगों को भी नहीं पता होगा, तो हम उसके खिलाफ विरोध उठा सकते हैं। शैतान सिंह ने अपने चेहरे पर घिनौनी हंसी लाते हुए कहा, अब वक्त ही बताएगा शैतान सिंह, अपने मशूबों में कामयाब होगा या फिर अपने कार्यों में। एक तरफ शैतान सिंह अपने मशूबों के लिए और अपने घिनौने काम करने के लिए उसे रियासत चाहिए, और दूसरी तरफ मीरा को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी रियासत चाहिए। देखते ही देखते 2 दिन भी बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में मीरा ठीक हो गई थी, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बस थोड़ा चलने फिरने लग गई थी। आज उन्हें जोधपुर के लिए निकलना था। इन 2 दिनों में शकुंतला जी ने मीरा का एक माँ की तरह ख्याल रखा था, जिसे देखकर मीरा के आंखों में भी कुछ देर के लिए आंसू आ गए थे। मीरा और आर्यन के जोधपुर जाने की बात सुनकर शकुंतला जी ने साफ इनकार कर दिया था, पर मीरा के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने बस मीरा से इतना ही कहा था कि अपना ख्याल रखना मीरा। और आर्यन के साथ अंजलि भी जोधपुर जा रही थी। वहीं से वह सब लोग अलवर निकल जाएंगे। अंजलि भी बहुत साल हो गए थे उसे अलवर गए हुए, इसलिए मीरा ने उसे अपने साथ ले लिया था। इन 2 दिनों में अंजलि और मीरा की दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। कुछ देर बाद आर्यन, मीरा, अंजलि तीनों जोधपुर के लिए रवाना हो गए। जयपुर की सड़क पर आर्यन की गाड़ी काफिला चल रही थी।
उनके पीछे जयपुर के शाही गार्ड की गाड़ियां भी चल रही थी। पूरा हाईवे उनके लिए खाली था और गाड़ियां हवा की रफ्तार से चल रही थी, एक कतार में। गाड़ी के अंदर मीरा और अंजलि दोनों पिछली सीट पर बैठे हुए थे। आर्यन ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ था। मीरा खिड़की से बाहर रेतीली राजस्थान को देख रही थी और गाना गुनगुना रही थी। फिर अंजलि गाड़ी की शांति तोड़ते हुए कहती है, भाभी, आपको इस बात का कभी बुरा नहीं लगा कि मेरे भाई ने आपकी चचेरी बहन से सगाई करने के लिए हामी भर दी थी? मीरा, जो खिड़की के बाहर राजस्थान की रेत को देख रही थी, वह अचानक से अंजलि के सवाल पर उसकी तरफ देखने लगती है। वहीं आर्यन ने अंजलि का सवाल सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे पता था मीरा का गुस्सा कैसा है और यह उसकी बहन पुराने मुर्दे उखाड़ने में जुटी हुई है। आर्यन अपना सर पीटने की दल्ली कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अंजलि मीरा से सवाल के जवाब की अपेक्षा में उसकी तरफ देख रही थी। मीरा अंजलि की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, गुस्सा तो बहुत आया था। मेरा जी तो कर रहा था इन्हें अलवर के महल की छत से उल्टा लटका दूं, नज़र बट्टू की तरह। पर क्या करूं, महादेव ने इन्हें हमारे पति के रूप में चुना था और पति के साथ इतना सब कुछ कर मुझे पाप के दरिया में डूबना नहीं, पाप के दरिया में डुबकी थोड़ी ना लगानी थी। पर आपको गुस्सा तो आया होगा ना? अंजलि ने उन दोनों के बीच में फिर से आग लगाते हुए कहा। यह कहते हुए उसे बड़े मज़े आ रहे थे और वो रिव्यू मिरर से आर्यन के एक्सप्रेशन देख रही थी। उसे देखकर उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और अपने मन में कहती है, अलड़ा मेरा मजाक। मीरा बोलती है, गुस्सा तो बहुत आया था, इतना आया था कि सीधा बंदूक से इनके सीने पर गोली मार दे। पर हमने जैसे तैसे गुस्सा काबू में रखा और राजस्थान के सामने इनकी बहुत वाट लगाई, इनकी इतनी वाट लगाई कि पूछ लीजिए आपके भाई साथ है हमने क्या किया था। हमने इनकी होने वाली ना हो सकी बीवी के साथ और उनके होने वाले और ना हो सके साले के साथ आर्यन सामने बैठकर अंजलि को मन में बहुत सारी गालियां दे रहा था। उसने अपनी मन में अंजलि को गोली भी मार दी थी। अंजलि ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही थी जिससे आर्यन की हालत ना पतली होती जा रही थी। अंजलि और एक सवाल मीरा से पूछती है, भाभी सा क्या भाई सा से प्यार करती हैं? मीरा को अंजलि से इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वो बड़ी गौर से अंजलि के चेहरे को देख रही थी। जब आर्यन ने भी अंजलि का सवाल सुना तो उसने पीछे मुड़कर मीरा के चेहरे की तरफ देखने लगा कि वह क्या जवाब देगी। उसे पता था मीरा का जवाब क्या होगा, पर फिर भी वह इसी अपेक्षा में मीरा की तरफ देख रहा था कि वह कह दे, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। मीरा अंजलि के सवाल पर उसे जवाब देती है, मैं उनसे प्यार नहीं करती। यह जवाब सुनकर अंजलि के चेहरे पर भी उदासी छाने लगती है और आर्यन का चेहरा पीला पड़ने लगता है। फिर वहाँ पर मीरा की आवाज़ में लगती है, मैं प्यार नहीं इनसे इश्क करती हूँ, वो भी बेहिसाब। इतना मुझे भी पता नहीं, अगर कोई लड़की इन्हें आँख उठाकर भी देखे तो मैं उनकी आंखें नोच लूँगी या उन्हें मेरे हाथों से मार डालूंगी। यह बात सुनकर अंजलि का चेहरा खिल जाता है। वहीं आर्यन ऐसे खुश होता है जैसे कि किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। अंजलि मीरा को छेड़ती हुई बोली, ओए होए, कोई मेरे बंदर के प्यार में कितना डूब चुका है। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है इन दोनों का प्यार। ये बात सुनकर आर्यन कहता है, चुड़ैल, हमारे प्यार को नजर मत लगा वरना तेरी शादी किसी मोटे से करवा दूंगा। ओए चमगादड़, तेरे प्यार को कोई नज़र भी नहीं लगा रहा है। अगर तूने मेरे प्यार और शादी के बारे में कुछ कहा ना तो देखना तुम दोनों को पक्का डाइवोर्स करवा कर मानूंगी। अंजलि ने तुनक कर कहा, कोई नकलची बंदर। ओए नकलची बंदर, आर्यन ने अंजलि को कहा। अंजलि कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी आर्यन से कहती है, आर्यन भाई देख लो, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो वरना अभी आप लोगों का डाइवोर्स करवा दूंगी। अंजलि ने आर्यन को धमकी देते हुए कहा, मेरे बारे में अगर मेरी पत्नी को कुछ कहा भी ना तूने तो इसे रेगिस्तान में तुझे गोली मारकर दफन कर दूंगा और घर पर बता दूंगा अंजलि किसी के साथ भाग गई। आर्यन अंजलि को धमकी देते हुए कहा, कितने गंदे हो आप भाई, अपनी बहन को मार कर घर पर यह बताने वाले थे कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। आपको शर्म नहीं आती है? कहते हुए अंजलि आर्यन की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। तुझे आती है क्या शर्म? आर्यन ने एकदम से कहा। ऐसे ही दोनों बहन
दोनों बहस करते रहे। देखते ही देखते समय घंटों में तब्दील हो गया और 3 घंटे बाद सब लोग जोधपुर में प्रवेश कर चुके थे। कुछ देर बाद आर्यन की गाड़ी जोधपुर के महल के सामने रुकती है। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड सेवकों की गाड़ी और उन्हीं के साथ जयपुर सिपाहियों की गाड़ी भी पीछे रुकती है। आर्यन की गाड़ी का काफिला जोधपुर के बड़े से महल के सामने रुकता है। वहीं जोधपुर के महल के बड़ी पहरेदार गाड़ी के काफिले को रुकते देख पहरेदारों में से एक पहरेदार अंदर खबर ले जाता है। वहीं अंदर हॉल में सब लोग जमा होकर बैठे हुए थे। शैतान सिंह अपनी पत्नी अवंतिका के साथ बैठा हुआ था। वहीं शैतान सिंह की माँ एक स्पेशल सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं उनके बाजू में शारदा और उनका पति वीरेंद्र बैठे हुए थे और मालिनी और मानसिंह दोनों एक साथ बैठे हुए थे। लोग आपस में जरूरी बात कर रहे थे। तभी उन लोगों की बातों को बीच में रोकते हुए पहरेदार अंदर दाखिल होता है और जोर से कहता है, हुकुम हुकुम। शैतान सिंह और बाकी सब लोग उस पहरेदार को अंदर आते देख उससे पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों इतना भागे भागे अंदर आए हो? शैतान सिंह ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा। वह पहरेदार शैतान सिंह की आवाज सुनकर डर जाता है, फिर भी वह हकलाते हुए कहता है, हुकुम, बाहर गाड़ियों का काफिला आया है। पहरेदार इतना ही बोल पाता है कि उसे बीच में रोकते हुए शैतान सिंह जोर से चिल्लाता है, कौन आया है, बताओ हमें। पहरेदार कुछ कहता, तभी महल के मुख्य दरवाजे की तरफ से एक कर्कश और कठोर आवाज आती है, हम आए हैं, इस घर की बेटी, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? काका सा और साथ में इस घर का दामाद भी। और एक मर्दाना आवाज वहां पर गूंजती है। जब सब लोग मुख्य दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें बाहर निकलने को आ जाती है। वहां पर आर्यन और मीरा थे और उनके साथ अंजलि, जिसने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। सब लोग उन्हें यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और हैरानी से शारदा के मुंह से एक शब्द निकलता है, गीतांजलि। वहीं शारदा की हालत मीरा को देखकर पतली हो गई थी। उसे अभी भी शैतान से की कही हुई बातें अपने कान में गूंज रही थी कि अलवर की कुंवर रानी और कोई नहीं, तुम्हारी भतीजी गीतांजलि है। पहले जब शारदा उससे मिली थी तब उसे इतना डर नहीं लगा था, पर आज उसकी सच्चाई जानकर कहीं ना कहीं उसके दिल में डर पनपने लगा था। तभी वहां पर मीरा की और एक बार आवाज गूंजती है, अंदर नहीं बुलाएंगे हमें? वहीं मीरा सबकी हैरान पड़ी चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान साधारण मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक कुटिल मुस्कान थी। वहीं आर्यन और अंजलि दोनों मीरा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम लड़की, इस महल की चौखट लांघने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चिल्लाते हुए मान सिंह बोला। मीरा दरवाजे पर खड़े रहकर सबकी ओर देखती है। शैतान सिंह से कहती है, अरे चाचा, अपनी औलाद को समझा दो, हमारे सामने यूँ पटर पटर ना करें। हमें आपसे बात की है, ना कि इस लंगूर से। मीरा ने मानसिंह की तरफ बेफिक्री से देखते हुए कहा, तुम? मानसिंह इतना ही कह पाता है कि शैतान सिंह उसे अपना हाथ दिखाते हुए रोक लेता है और मानसिंह दांत पीसते हुए चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ क्यों आई हो तुम? शैतान सिंह ने मीरा की तरफ आंखें सिकोड़ कर देखते हुए कहा, सारे सवाल जवाब यहीं कर लोगे? अरे शादी के बाद बेटी पहली बार घर आई है दामाद के साथ, उसका स्वागत तो करो, फिर हम आपको सारे जवाब देंगे। मीरा ने कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए शैतान सिंह की तरफ देखते हुए कहा। शैतान सिंह दांत पीस कर बोला, अंदर आ जाओ। मीरा, आर्यन, अंजलि मुस्कुराते हुए महल के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके साथ साथ उनके सेवक पीछे ही खड़े रह जाते हैं। मीरा ने आज गोल्डन लॉयर अनारकली पहना हुआ था। उसका दुपट्टा हाथों के पीछे से दूसरे हाथ में आ रहा था। वहीं अंजलि ने ब्लू एंड डार्क अनारकली पहना हुआ था। इसमें को बुलाकर वो खूबसूरत लग रही थी। आर्यन ने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था ब्लैक कलर का और आंखों पर ब्लैक शर्ट्स लगाए हुए थे। तीनों एक दूसरे के साथ कदम मिलाते हुए महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मीरा जब उनकी तरफ देखते हुए बोलती है तो खुश बोलती है उनकी तरफ देखते हुए, खुश तो नहीं होंगे आप हमारे यहाँ आने से, और ना ही हम आपको खुश देखना चाहते हैं। फिर वह शारदा की तरफ देखते हुए कहती है, खम्बा कड़ी बुआ सा, कैसी हो आप? शारदा कुछ कहती उससे पहले मीरा ही खुद को जवाब देते हुए बोलती है, अच्छी ही होंगी, अपनों को धोखा देकर और सौतेले लोगों का साथ देकर पहले से ज़्यादा मोटी भी हो गई हो आप। मीरा ने मुस्कुराते हुए शारदा को ताना देते हुए कहा। वो आर्यन और अंजलि को शारदा से मिलाते हुए कहती है, अंजलि, आर्यन जी, ये हमारी सगी बुआ है। इसने इनसे मीरा
इनसे मेरा खून का रिश्ता है, बाकी सब मेरे सौतेले हैं। अरे फूफा जी भी आए हुए हैं, आपने बताया नहीं। खंबा खड़ी फूफा सा, आपने पहचान लिया ही होगा मुझे। मैं प्रताप की बड़ी बेटी और यहाँ की सबसे बड़ी राजकुमारी और उत्तराधिकारी हूँ। कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। फिर वो आगे जाकर शारदा के सामने खड़ी हो जाती है और उसे झट से गले लगा लेती है। बहुत दिन हो गए बुआ आपको गले लगे हुए। गले लगते हुए शारदा के कान में मीरा कहती है, आखिरी बार मुझे गले लगा लीजिए, वरना पता चले कहीं आपकी लाश किसी जंगल में या बेहद रेगिस्तान में पड़ी हुई मिले। आफ्टर ऑल आप मेरी सगी बुआ हैं, आपके साथ तो इतना बेईमानी नहीं होने दूंगी। पूरा हिसाब लूंगी मैं आपसे, वो भी 1 मिनट का। इतना कहकर वह अलग होती है। वहीं शारदा किसी बर्फ की तरह जम गई थी। मीरा की बातें सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही 17 साल की बच्ची है जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। भरत मिलाप हो गया हो तो यह यहाँ आने का प्रयोजन बता सकती हो तुम? शैतान सिंह ने कठोरता से मीरा से पूछा। यह राज करने आई हूँ मीरा ने। यह राज करने आई हूँ, मीरा ने लापरवाही से जवाब दिया। आर्यन मीरा के जवाब से मुस्कुरा रहा था। अंजलि भी अपनी भाभी की हरकत पर अपनी हंसी कंट्रोल करती हुई सामने की ओर देख रही थी। क्या कहा तुमने? मान सिंह ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। हाय, काहे इतना चिल्ला रहे हो? हमने नहीं तेरे बाप को मारा नहीं, तेरी माँ को चिल्लाने चिल्ली। क्यों चिल्ला चिल्ली कर रहे हो? साला कान दुखने लग गया है तुम्हारे चिल्लाने से। कसम महादेव की, अगर चिल्लाए ना इस बार तो यह गमला दिख रहा है ना सामने वाला, यही तुम्हारे मुंह में घुसा देंगे। तो चिल्लाते रहना जितना चिल्लाना है। तुम्हें अकल वकल नहीं है क्या? दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को मेढक की तरह बीच में फुदकना नहीं चाहिए। समझते नहीं हो इतनी सी बात। इतना कहकर वह मान सिंह की तरफ घूरते हुए देखती है। आए बड़े राजा बनने। फिर कुछ याद करते हुए बोली, कहाँ थी मैं? फिर वह सोचने लगती है। तब अंजलि उसे जवाब देती है, भाभी सा राज करने पर। वो कुछ याद आता है, उसे कुछ याद आता है और कहती है, हाँ राज करने पर। यहाँ राज करने आई हूँ, मेरा मतलब इस राजस्थान पर तुम्हारे लिए न्योता लेकर आई हूँ, जो कि अलवर की रीत है सदा से, उसे मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? इतना कहकर वो ताली बजाती है। ताली बजाते ही 2 सेवक पीछे से आते हैं। उनके हाथ में सोने की और चांदी की थाल थी। शैतान सिंह मीरा की तरफ देखते हुए बोला, कैसा नहीं होता? शैतान सिंह के कहने पर मीरा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, यार आप लोगों को सही में संस्कार नहीं है। घर आए मेहमान को पहले बैठने को कहा जाता है, उसके लिए चाय और नाश्ता मंगवाया जाता है, खड़े रहकर प्रश्न नहीं किए जाते। फिर वह शैतान सिंह की माँ सीमा की ओर देखते हुए कहती है, सौतेली दादी सा, आपने तो अपने घर को संस्कार नाम की चीज़ नहीं दिखाई है। फिर मीरा और एक बार आगे कहती है, मैं संस्कार की अपेक्षा किससे कर रही हूँ जो खुद ही बिगड़ी हुई है। मीरा के यह कहने पर सीमा को गुस्सा आ जाता है। सीमा गुस्से में चढ़ते हुए मीरा से कहती है, हद में रहकर बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम होती कौन हो मुझे संस्कार का ज्ञान देने वाली? पहले खुद के संस्कार देखे हैं जो बड़ों से ऐसे बात कर रही हो। अरे सौतेली दादी, बड़े उन्हें कहा जाता है जो बड़े होने के लायक हो, और आप मुझे उस लायक बिल्कुल नहीं लगते हो। यह भूल जाइए कि मैं आपसे इज्जत से बात करूंगी। वो फिर आर्यन और अंजलि की तरफ देखते हुए बोलती है, यह तो हमें बैठने के लिए नहीं कहने वाले, तो मैं ही कह देती हूँ। आफ्टर ऑल इस घर की बड़ी बेटी जो हूँ। चलिए हम सोफे पर बैठ जाते हैं। तीनों तीनों सामने खाली पड़े सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। मीरा अपना दाहिना पैर बाएं पैर पर लाते हुए किसी रानी की तरह वहां बैठ जाती है और सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ तो हमारे आने का प्रयोजन ये था, आपको हमारे अलवर के शाही परिवार की तरफ से राजसी सम्मेलन का आमंत्रण देने आए हैं। फिर वह ताली बजाती है और सेवक सोने और चांदी की थाल लिए वहां पर खड़े थे। वह मीरा के सामने आ जाते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं और सामने रखे हुए टेबल पर दोनों थाल रख देते हैं। सब लोग गौर से उस सेवक को देख रहे थे। मीरा सेवकों से लाल कपड़ा हटाने के लिए कहती है। लाल कपड़ा हटाते ही सब लोगों की आंखें हैरानी से लालच से चमक जाती है, क्योंकि इस थाली में सोने के सिक्के और सोने का आमंत्रण पत्र था। सबसे ज्यादा लालच शैतान सिंह की पत्नी अवंतिका की आंखों में दिख रहा था। मीरा अवंतिका की तरफ देखते हुए कहती है, अरे काकी सा ऐसे मत देखिए, वरना ये सोना कोयला बन जाएगा। मीरा ने अवंतिका को ताना देते हुए कहा। अवंतिका खुद को संभालती है और मीरा को घूरते हुए कहती है, यह क्या कह रही हो तुम? इससे ज्यादा सोना तो हमारे महल में है। मीरा अवंतिका की बात सुनकर बोली,
काकी सा, यह आपका महल नहीं मेरा महल है और जल्दी ही मैं इसे लेने वाली हूँ। आपको बस ये निमंत्रण देने आई थी। वहीं मान सिंह की नज़र बस अंजलि पर टिकी हुई थी। मान सिंह अंजलि को हवस भरी नज़रों से देख रहा था। मान सिंह अचानक से ही मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है, यह खूबसूरत भला कौन है? यह सुनते ही आर्यन का गुस्सा उबल उठता है। वह कुछ बोलता उससे पहले ही अंजलि मान सिंह की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा काल। अंजलि के एक कटु जवाब से मान सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, पर वह इतने लोगों के सामने उसे कुछ नहीं कहता, बस शांति से उसे घूरते रहता है। वहीं मीरा जो अवंतिका से बात कर रही थी, वो मान सिंह की तरफ देखते हुए बोलती है, उसके बारे में सोचना भी मत। वह तुम्हारी हैसियत से बाहर है। राजकुमारी है वह जयपुर की, और तुम एक नाजायज के बेटे। मीरा ने यह बात मान सिंह से कही थी, पर इसका निशाना शैतान सिंह था और सीमा थी। बहुत हो गया तुम्हारा निमंत्रण देना। हो गया हो तो जा सकती हो यहाँ से, वरना अगर तुमने आगे एक लफ्ज़ भी कहा तो हमारी तलवार तुमसे बात करेगी। मालिनी ने जोर से चीखते हुए मीरा से कहा। आहा, कब से सोच रही थी हमारी बहना हमसे क्यों नहीं बोली। अभी तुमने बोल ही दिया तो उसका जवाब भी लेते जाओ। बच्चा, जब तुमने तलवार पकड़ना सीखा था ना, तब हम लोगों को मार कर दफना देते। पूछ लो अपने बाप से, जब हम छोटे थे तो क्या क्या करामत करते थे। अगर तुम्हें आजमाना ही है तो आजमा लेना। यह तुम्हारे नाजुक हाथ सह नहीं पाएंगे मेरे इस कटोरा हाथ का वार। फिर आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए बोला, शांत हो जाइए रानी सा, काहे लोगों के मुंह लग रही हो। तुम्हारी इच्छा थी ना कि तुम्हें यह पूरा महल घूमना है, तो जाओ अंजलि के साथ घूम आओ। मैं इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। शैतान सिंह जोर से चिल्लाते हुए आर्यन से कहा। चिल्लाया मत कर शैतान सिंह, अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो देख लो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप भूल रहे हैं आर्यन, यह हमारा महल है, हमारी रियासत है, ना कि आपका अलवर। जो आप मन चाहे वह बात यहाँ पर फरमा सकते हैं। आर्यन कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए शैतान सिंह, मुझे लगता है आपको भूलने की बीमारी है। आप भूल रहे हैं मैं इस राजस्थान का होने वाला राणा शाह हूँ। राजस्थान मेरा ही है, और रही बात जोधपुर की, तो आप ना ही इसके उत्तराधिकारी हैं और ना ही इसके मालिक। आप बस इस रियासत को कब्जा कर कर बैठे हुए हैं, और भूल रहे हैं आप कि रियासत मेरी पत्नी की है। वह इसकी पहले उत्तराधिकारी है, और सही मायने में यह रियासत मेरी भी है। आफ्टर ऑल दामाद हूँ रियासत का। अगर किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो कसम महादेव की, आप होने वाले राणा शाह हो या कोई भी, यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। मान सिंह ने चिल्लाते हुए आर्यन से कहा। आजमा कर देख सकते हो, आर्यन ने मान सिंह से कहा। अगर मुझे कुछ भी हो गया ना, तो पूरा राजस्थान और साथ में आपके और चंटी बंटी, जो कि मेरे मामा ससुर और उनकी साली, वह भी नहीं बचा पाएंगे आपको। इसलिए जो कह रहा हूँ उसे होने दो। मेरी पत्नी बहुत साल बाद अपने मायके आई है, तो उसे महल घूमना है तो घूमने दो, वरना आप जानती ही हैं मैं अकेली नहीं हूँ, पूरी फौज लेकर चलता हूँ, और कुत्तों को मारने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आर्यन मीरा को जाने का इशारा करता है। आर्यन का इशारा पाकर मीरा और अंजलि वहाँ से महल के ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।